नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज हम लोग उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने डीएलएड का अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे पास से नोट्स लेके। पिछले सेशन की तरह आप भी बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। 89%, 90%, 85% तक आप रिजल्ट आसानी से कर सकते हैं। आसानी से आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। दोस्तों 250 से प्लस बच्चों ने पिछले सेशन में हमारे पास से बेहतरीन रिजल्ट किया था। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो है बाल्यावस्था। दोस्तों यह टॉपिक आपके डीएलएड में, आपके टेट में, आपके स्टेट टेट में, सीटेट में हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से जरूर सुने। बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहला आपका तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया शैशवावस्था, उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत ही प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल होता है। फिर हम लोग इसको रिपीट करते हैं। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल होता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल या कठिन काल कहा है, क्योंकि इस काल के 6 वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद में वर्षों में रोमांचक कार्यों की और झुकाव दर्शाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अनोखा काल, कठिन काल, उग्र काल, मतलब इसमें ये सबसे कठिन काल इस हिसाब से इसको माना जाता है। आगे देखेंगे कि आपके साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषाएं क्या क्या दी है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार जब बालक 6 वर्ष हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष तक उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। आगे बात करेंगे रॉस महोदय के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, मतलब झूठ परिपक्वता का काल है। कोलब्रूस महोदय कहते हैं वास्तव में माता पिता के बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। वास्तव में माता पिता के बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है, मतलब माता पिता को यह अवस्था समझने में कठिन होता है बच्चों का। अगला स्ट्रिंग महोदय ने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे इस अवस्था के बालक ना खेलते हो, मतलब इसको खेल की अवस्था भी कहा जाता है, टॉय जिसको कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये तो आसानी से छोटा छोटा बात कहा है सभी साइकोलॉजिस्ट ने। जब बालक 6 वर्ष तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रॉस महोदय कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कोलब्रूस महोदय कहते हैं माता पिता को यह काल समझने में बड़ी कठिनाई होती है। स्ट्रिंग महोदय कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे इस अवस्था के बालक ना खेलते हो। दोस्तों इसका अब देखेंगे इसमें विशेष क्या है कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बाल्यावस्था है। जैसे हम लोग शैशवावस्था को देखें, जीवन का अनोखा काल कोलब्रूस महोदय ने कहा है, क्योंकि माता पिता के लिए विकास की इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन होता है। उसके बाद जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने कहा है। प्रतिद्वंदनात्मक ईर्ष्या की भावना, सर्वाधिक सामाजिक विकास, समाजीकरण का काल किलपेट्रिक महोदय ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस महोदय ने कहा है। वैचारिक अवस्था का काल इसको कहते हैं, वैचारिक अवस्था का काल भी इसी को कहते हैं। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, शिक्षा का कठिन काल, खिलौने की आयु, गेम एज, समूह, दल, टोली की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति, ऐसे ही घूमते रहना, बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, नैतिक गुणों का विकास, कल्पना शक्ति एवं मूर्त चिंतन के प्रारंभिक, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। आगे देखेंगे रचनात्मक कार्यों में आनंद, रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक के गुण पाए जाते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुक है एवं बालक भयमुक्त रहता है। बालक
भयमुख रहता है इसी काल में। दोस्तों आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। बालक की औपचारिक शिक्षा का श्री गणेश के प्रारंभ के बालक के शिक्षा का श्री गणेश बाल्यावस्था के प्रारंभ के साथ ही होता है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। यह अवस्था किशोरावस्था के लिए आधार तैयार करती है। अतएव बाल्यावस्था की शिक्षा पर अध्यापकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है जो शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में मददगार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपका पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर अध्यापक को उनका ध्यान अध्यापन तथा पाठ की तरफ केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। पाठन सामग्री तथा क्रियाओं का चयन बालकों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रचनात्मक कार्य की व्यवस्था। बालकों में विधायकता की प्रवृत्ति ज्यादा तीव्र होती है। अतएव विद्यालय में रचनात्मक कार्य करने की व्यवस्था पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक कार्य द्वारा बालकों में हस्त कौशल के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। इस तरह कुशलता का विकास किया जा सकता है। अगला है पर्यटन की व्यवस्था। इस आयु के बालकों में घूमने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बालक निरुद्देश्य घूमते फिरते हैं। बालक बिना कोई उद्देश्य के घूमते फिरते रहता है। इसका लाभ शिक्षकों को उठाना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर भ्रमण का आयोजन निकटवर्ती क्षेत्रों में करना चाहिए। भ्रमण का आयोजन ऐतिहासिक स्थलों या प्राकृतिक स्थानों का निरीक्षण करने के लिए होना चाहिए। भ्रमण के समय बालकों की निरीक्षण शक्ति के विकास पर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। अतएव विद्यालय में सामूहिक क्रियाओं तथा सामूहिक खेलों का आयोजन करना चाहिए। इन सामूहिक कार्यों में भाग लेते समय बालक में उदारता, सहकारिता, नेतृत्व आदि गुणों के विकास पर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बालकों में संग्रह प्रवृत्ति का अवदमन न करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों को शिक्षाप्रद वस्तुएं के संग्रह हेतु मार्गनिर्देशन देना चाहिए। डाक टिकट, सिक्के, चित्र आदि का संग्रह करने हेतु बालक को प्रोत्साहन करना चाहिए। मतलब वो जो कुछ करना चाहता है, जिसको नए नए कुछ चीजें जो उसको खोज करना चाहता है, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, ना उसको दबाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों के द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। बालकों को एक दूसरे का सम्मान करने का पाठ सिखाना चाहिए। सामाजिक गुणों के विकास में अध्यापक के व्यवहार का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला है कि अध्यापकों का स्नेहयुक्त व्यवहार अनुकरण द्वारा बहुत सीखता है। अनुकरण द्वारा बहुत कुछ सीखता है बच्चा। इस अवस्था में दमनात्मक अनुशासन उसकी स्वच्छंदता में बाधा पैदा करता है। वह शारीरिक दंड को पसंद नहीं करता। अतएव अध्यापक को प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करके छात्रों को विद्यालय के कार्य पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहन करना चाहिए। अगला है नैतिकता का विकास। बालक के शिष्ट आचरण की प्रशंसा करनी चाहिए। उसके द्वारा संपन्न बुरे कामों की निंदा करके ऐसे कार्यों को पुनरावृत्ति को निरुत्साहित करना चाहिए। इस स्तर पर कहानी विधि द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास किया जा सकता है। उनके पाठ्यक्रमों में धार्मिक एवं राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी भी शामिल करनी चाहिए। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास पर भी विद्यालय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय में शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था हो। समय समय पर विद्यालय में योग्य चिकित्सकों द्वारा बालकों में स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। करके सीखने की विधि पर भी ध्यान देना चाहिए टीचरों को। बाल्यावस्था में बालक ज्यादा क्रियाशील रहता है। अध्यापक को शिक्षण में करके सीखने की विधि को प्रयोग में लाना चाहिए। सीखने की विधि जो करके बच्चा खुद से करके अगर सीखेगा तो उसको ज्यादा दिलचस्पी आएगा काम को करने में। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट जो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अगर 2 बार देख लीजिएगा तो उसका वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम लोग मेन इलाका में रहते हैं जहाँ पर दिन भर गाड़ी उड़ी चलता रहता है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपने अभी तक डीएलएड कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमारे पास से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछले सेशन की तरह आप भी एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।